नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर जिसका नाम है रोजगार 360। देखिए, आज हम कुछ बात करना चाहते हैं कैलेंडर के ऊपर। जो एसएससी ने अभी कल ही अपडेट दी है कि कैलेंडर जारी कर दिया है, एसएससी कैलेंडर 2025 का। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2025 में। वो सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है, फिर एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं जो पूरे 1 साल तक चलेंगे। देखिए, जनवरी से स्टार्ट होंगे और 2025 के लास्ट तक, 2 दिसंबर 2025 तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनमें सिलेक्शन होगा और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ये जो है वो तो 4 जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। कैलेंडर तो आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 2025। तो ये जो GSA और SSA और ASO ग्रेड, ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं। इनमें लिखा हुआ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट अलग से लेंगे। तो अभी जो SSC कंडक्ट कराने वाली है जो, वो यहाँ से लेगा सिलेक्शन पोस्ट कमीशन फेज़ 13 2025। देखिए, जो एग्ज़ाम टायर होने वाला है, जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म की डेट है वो 16 अप्रैल 2025 से, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी वो 15 मई 2025 को। और इसकी जो डे और मंथ ऑफ एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा तुम्हारा जून से जुलाई के बीच में। देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2008 से हुआ था स्टार्ट, जो फेज़ 13 है। अब ये क्या है, इसमें फेज़ बढ़ते चले गए। अभी स्टार्ट तो 1 से हुआ था, लेकिन 2, 3, 4 ऐसे कर करके 13 फेज़ हो चुके हैं इसके। इसमें क्या होता है कि थोड़ा क्या है कि कुछ पोस्ट रह जाती हैं एसएससी में। क्या कहते हैं, जब किसी में 5 बज गई, किसी में 6 बज गई, तो उनको अगर एसएससी के और डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती तो उनको एक अलग से जगह दे दी जाती है। उसी को हम फेज़ बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स क्या करते हैं, जिनकी जगह कहीं नहीं होती है वो क्या करता है, डिपार्टमेंट अपने पास बुला लेते हैं और उनको कुछ जगह छोड़ देते हैं। इसका एग्ज़ाम क्या होता है, इसके एग्ज़ाम में ये है कि थोड़ी कम मेहनत है। ये पूरा 1-1.5 साल में आपका मतलब जो पोस्ट होगी वो आपको मिलेगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग होता है ये एग्ज़ाम। लेकिन सबसे कम पढ़ाई अगर करके अगर कोई एग्ज़ाम निकाला जा सकता है तो वो सिलेक्शन पोस्ट, अच्छी जॉब भी मिलती हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो जॉब है वो अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन कहीं किसी, मान के चलिए किसी डिपार्टमेंट में हमें किसी बच्चे में अगर टाइपिंग है, किसी बच्चे को टाइपिंग चाहिए, मतलब किसी डिपार्टमेंट को टाइपिंग चाहिए, या किसी डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ चाहिए, फिजिकल चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो बच जाते हैं आफ्टर सिलेक्शन, उनको क्या करते हैं, उनमें सिलेक्शन दे देते हैं फेज़ 1 में, ठीक है, जैसे फेज़ 13। अब जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 है, ये चलेगा, जिसका जो डेट मंथ ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो जून जुलाई 2025 रहेगा। देखिए आगे, जो CGL है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2025, जिसका जो टायर 1 होगा वो, देखो इसके फॉर्म की डेट 22 अप्रैल 2025, जो अभी इसका मेंस होने वाला है, जो जनवरी में कंडक्ट होगा। 3 डेट में इसका मेंस हो जाएगा 2024 का, क्योंकि अभी रिजल्ट ही इसका कल आया है, ठीक है। इसका रिजल्ट कल आया है, जो प्रीलिम्स का है, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, जो 3 डे में कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी का ये जो है 2025 का रहेगा, वो रहेगा 22 अप्रैल को इसके फॉर्म निकलेंगे। 21 मई को क्या होगा, लास्ट है, क्लोजिंग डेट हो जाएगी। उसके जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून जुलाई 2025 को होगा। नेक्स्ट देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जो CPO है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, जो सेंट्रल में जैसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस में क्या है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट लगती है। इसमें क्या फिजिकल देते हैं। अगर अच्छा, ये जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, इसमें क्या होता है, जो प्री मेंस होता है वो आपका रिटर्न होगा, सॉरी रिटर्न जो ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जिसमें जो टायर 2 होता है वो थोड़ा फिजिकल है। तो इसलिए अगर जिसका फिजिकल है, उसकी हाइट वाइट, इसका वेट जो फिजिकल है और सही है, तो वो इसको दे सकता है। काफ़ी ठीक है, मतलब कम मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा CPO में। CGL में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि CGL में जो मेंस होता है वो आपको MCQ वही रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अब CPO जिसका फिजिकल अच्छा है, प्रीलिम सेम रहते हैं, इसके भी 200 मार्क्स का रहता है, इसका भी 200 मार्क्स का रहता है। और बाकी का जो इजी है वो ये है, क्योंकि इसका किसी का फिजिकल अच्छा नहीं होता वो CGL देता है, लाइक मी, क्योंकि मैंने CPO आज तक इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा फिजिकल अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, CPO आज तक नहीं दिया। लेकिन CGL काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, तो ठीक है, अगर टारगेट किसी का फिजिकल अच्छा है तो वो ये दे, और किसी का फिजिकल अच्छा नहीं है तो वो CGL दे। लेकिन अगर इसकी कोई तैयारी कर रहा है तो वो ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर ही लेगा। बस थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है फिजिकल की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 14 जनवरी और जो फॉर्म निकलने की डेट रहेगी वो 16 मई को 2025 और जुलाई और अगस्त के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, वही 5-6 महीने हैं आपके पास अभी एग्जाम्स को लेके। बाकी का ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 जिसका जो डेट निकलेगी 27 मई 2025 का और जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी वो 25 जनवरी 2025 को रहेगी। जुलाई और अगस्त में क्या रहेगा इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी का देखिए ये क्या रहेगा 10+2। देखिए 10+2 और ये CGL और ये CPO ये तीनों एक जैसे एग्जाम है, बस ये कि आफ्टर 12 देना पड़ता है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन और ये क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन। बस अंतर क्या है इनका, ये अगर आप इसकी पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो यही सब्जेक्ट इसमें आती हैं तो आप इसे भी क्वालिफाई कर लेंगे, सेम चीज़ रहती है। बाकी का देखिए मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट ये होगा MTS मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट जिसका रह गया सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ये इसकी फॉर्म डेट हो गई जो रहेगी 26 जून 2025 को, क्लोजिंग डेट रहेगी 25 जुलाई 2025। वही 1 महीने का टाइम रहता है स्टार्टिंग के फॉर्म का, क्लोजिंग डेट का वही 1 महीने का टाइम रहता है। बाकी का जो इसका फॉर्म जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर से अक्टूबर के बीच 2025 में रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपको मैं एग्जाम्स बता रही हूँ अभी आपको मैं डिटेल में बता दूंगी इन एग्जाम्स के बारे में। स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D एग्जामिनेशन 2025 जिसका जो फॉर्म निकलने की डेट है वो है 29 जुलाई 2025 को और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 21 अगस्त 2025 को रहेगी। जिसका जो फॉर्म निकलेंगे जिसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है अक्टूबर-नवंबर 2025 को। जेई का एग्ज़ाम जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो उनके लिए। बाकी का आप देखिए देखिए नेक्स्ट मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट ने आपको बता ही दिया मैंने। ये क्या है आपका CGL, ये आपका क्या हो गया CPO, ये आपका हो गया 10+2 CHSL ओके। ये हो गया मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट, ये हो गया तुम्हारा स्टेनोग्राफर ग्रेड C। देखिए इस एग्ज़ाम में क्या होता है कुछ जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कुछ अपना ऐसे टाइपिस्ट रखते हैं कि वो मतलब जल्दी जल्दी बोलें, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना इसी तरह से वो बोलें और अब जल्दी जल्दी टाइप करते चले जाएं। मतलब इस तरह से नहीं है कि मतलब वो धीरे धीरे रुक के तो बोल नहीं सकते, तो उनको एक टाइपिस्ट बैठाना पड़ता है अपने पास और वो क्या करता है जल्दी जल्दी बैठे, तो मतलब जल्दी जल्दी जो भी वो बोल रहे जल्दी जल्दी लिख के दे। वो इस तरह की जॉब होती है स्टेनोग्राफर में, इसमें टाइपिंग का ही काम रहता है ज़्यादातर। और इस तरह का मतलब ये थोड़ा क्या है कि अच्छी खासी जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब रहती है, 46 ग्रेड पे की जॉब रहती है ये। अगर आप अच्छे हैं टाइपिंग में और आपको लग रहा है कि आप कम टाइम में अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं। बाकी का जो फॉर्म रहेगा वो 29 जुलाई को रहेगा 2025, इसकी लास्ट फॉर्म रहेगी 21 अगस्त 2025 को क्लोजिंग डेट, और जो उसका एग्जाम होने वाला है वो अक्टूबर-नवंबर 2025 को होने वाला है। बाकी का ये देखिए जूनियर को मैंने बताया जेई जो बीटेक वाले बंदे होते हैं ये वो आपके कोई मतलब का नहीं अगर आप बीटेक से रिलेटेड नहीं है तो। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, देखो जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी कुछ जॉब निकलती है, जो हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से कर लेते हैं ठीक है उनके लिए उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर-नवंबर के लिए होगा। बाकी जो कांस्टेबल ये सारी की सारी दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस में जॉब निकली है, काफ़ी सारी जॉब 4 वैकेंसी आई हैं दिल्ली पुलिस में जो आज तक कभी भी नहीं आई दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी एक साथ। तो देखिए जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल एंड दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की जॉब होती है ना वो भी निकली है दिल्ली पुलिस में। अगर किसी को कांस्टेबल की जॉब चाहिए दिल्ली पुलिस में, अगर एज जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो वो CPO के रख करे, और जो कांस्टेबल की जॉब चाहिए तो वो क्या करे ये देख कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और जिसका एग्जाम होगा नवंबर-दिसंबर। नेक्स्ट देखिए शीट, अरे यार नेक्स्ट देखिए इस पे लिखा हुआ है कांस्टेबल ड्राइवर। देखिए ड्राइवर की भी पोस्ट निकली हुई है। ड्राइवर अगर दिल्ली पुलिस में अगर ड्राइवर भी बनना है तो दिल्ली पुलिस किस में
दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, ठीक है, जिनके ड्राइवर होते हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जो आज तक अभी बहुत कम टाइम में निकली हुई है। ये पहले निकली थी 2023 में, सॉरी 2020 के बाद फिर 2023 में देखी गई, अब फिर दोबारा से देखी गई है। तो ये रहेगा इसका जो एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर 2025 में रहेगा। बाकी का आगे देखिए, ये रहेगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम है, ये भी दिल्ली पुलिस के लिए ही है। ओके, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वाले ऑपरेटर, ये भी टेली प्रिंटर, वो टेली प्रिंटर ऑपरेटर, वही फ़ोन वोन लगा के रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ग्रेड सी, ये तो अलग है, ग्रेड सी स्टेनोग्राफ लिमिटेड डिपार्टमेंट, ये 2025 के एग्ज़ाम है। बाकी का ये 2026 में कंडक्ट होंगे आपके, वही ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बस यही आपका कैलेंडर था, इसमें इसके अलावा कैलेंडर में कुछ भी नहीं है। देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए ये सारे जो एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, ये इनमें सब में एक ही 4 सब्जेक्ट्स आती हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। देखिए अगर ये आपको सारे के, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके देखते हैं कि हमें वाली ड्राइवर नहीं बनना है, फिर भी हम इसकी एग्ज़ाम दे लेते हैं। और बाकी का ये रहता है कि अगर आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो आप कुछ चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एसएससी डिपार्टमेंट ले रहा है तो देखो क्या रहता है कि 4 सब्जेक्ट्स रहती हैं, जैसे कि इंग्लिश, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, बहुत गंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। ओके, इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग। अब देखो इसमें क्या रहता है, इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। ग्रामर रहता है, एक होता है वोकेबलरी सेशन का और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें देख लीजिए मैथ में एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है, सॉरी एक अर्थमेटिक, ओके ढंग से लिखूँ, तरीके से अच्छे से नहीं लिखा है। देखिए इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश में हमें 3 पॉइंट्स देखने हैं। पहला देखना है ग्रामर, एक देखना है वोकेबलरी सेशन, एक देखना है कॉम्प्रिहेंशन। ओके, मैथ्स में देख लीजिए 2 पार्ट होते हैं, तीन होते हैं, सॉरी, अर्थमेटिक, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, एक एडवांस्ड मैथ। ठीक है, जीएस में क्या क्या देखने हैं आपको, एक देखना पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ओके, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस कंप्लीट। साइंस में क्या क्या रहेगा आपका, एक रहेगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और एक रहेगा इसमें प्लस बायोलॉजी। ओके, ठीक है, और अभी रह गया इसमें करंट अफेयर्स। ये सारी के सारे पार्ट्स होते हैं स्टैटिक जीके में, सॉरी जीएस में, जनरल अवेयरेंस, जनरल स्टडी। और बाकी का हम रीजनिंग में देख लेते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है,
ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख ली। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आप इन पे ही अपनी कमांड बनाएं। देखिए अगर आप ये सारा पैटर्न आप समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को मैंने जो बताया आपको अभी अपने कैलेंडर में देखा था कि कौन सा एग्ज़ाम कब होना है और किस तरह से होना है। बाकी का इन एग्ज़ाम्स के जो पेपर होते हैं वो किस तरह से आते हैं, देखिए इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं। एक पहला होता है इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। अब देखिए इसमें आप फिजिकल हो गया, कोई कोई एग्ज़ाम फिजिकल भी ले लेता है, कोई ले लेता है टाइपिंग भी ले लेता है, कोई कंप्यूटर टेस्ट लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अलग हैं इन एग्ज़ाम्स को हटा के, लेकिन कंप्यूटर भी ऐड कर दीजिए, इसमें कंप्यूटर भी होता है। अब शायद कुछ बचा होगा, बाकी का मैंने सब कवर कर ही दिया है। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश जो पार्ट है उसमें हमें देखना पड़ेगा ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर हमारे चैनल पे चली रही है, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम बेसिक ऑफ इंग्लिश कर रहे हैं, बेसिक ऑफ इंग्लिश। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम कुछ टाइम से क्या लाएंगे, वर्ड्स के वो लेकर आएंगे। वर्ड्स जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन चैप्टर्स को लेकर आएंगे। इनकी क्लासेस कितनी रहेंगी, 5-5, 6-6 क्लासेस रहेंगी। देखिए वोकैबुलरी में हम देखो सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस और जो कन्फ्यूजन वर्ब्स, रूट्स वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी हमने ईडियम्स क्लासेस चलाई हैं अपने, ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये हमारी चल रही हैं। अभी हम देखेंगे सिनोनियम, एंटोनियम, ये सारे पोर्शन हम अपने चैनल पर करा ही रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन लाने में हमें अपने चैनल पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आपकी वोकैबुलरी का बेस नहीं बन जाता और ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। अभी आप सेंटेंस को ब्रेक करना सीख रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं अपने जो क्लासेज हैं उनमें आपको सेंटेंस ब्रेक करना सिखा रही हूँ। लेकिन अभी वो चीज़ें आप सीख लीजिए अच्छे से जब आपको लगे कि हाँ हम अच्छी तरह से सीख गए, हमें हर चीज़ पता है कि सब्जेक्ट क्या काम करती है, कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो ही हम आगे स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे, तो वो भी एग्जाम से रिलेटेड। अभी फिलहाल हम ग्रामर वोकैबुलरी चला रहे हैं अपने चैनल पे। देखिए इंग्लिश का इतना रहेगा, मैथ्स का रहेगा अर्थमेटिक एंड एडवांस एंड डीआई, ये जो पार्ट है ये सारे के सारे आपको जो सर आने वाले हैं वो सब कंप्लीट कराएंगे। इनका ये रहेगा कि आप सिर्फ ट्रिक्स पे ना कम रहें निर्भर, आपको क्या, आप सिर्फ ट्रिक्स पे डिपेंड ना रहें, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बेसिक्स भी देखने पड़ेंगे। कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो सिर्फ आप उस पर ट्रिक्स पे डिपेंड रहें, नहीं आपको उनके बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए मैथ्स और इंग्लिश का तो ये है, जीएस का रहा, ये जितने भी पोर्शन देख रखे हैं। देखिए अगर इसमें जो स्टडी करने वाले हैं, जो आपको लग रहा है कि आप खुद से तैयार कर सकते हैं, आपको उसमें याद करने का नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ है। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फिजिक्स का, तो फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे याद करने की होंगी तो वो मैं इसे याद करा दूंगी। बाकी का जो आपको समझने वाली चीज़ है, जो आप एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं, उन चीज़ों को आप खुद से देखेंगे। तो इसमें से जो भी चीज़ें याद करने की होंगी वो चीज़ें आप कराएंगे, और बाकी की जो पढ़ने वाली चीज़ें होंगी वो आप खुद से पढ़ेंगे। जैसे कि स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके को जो भी कंप्लीट है मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी। रही बात पॉलिटी, देखिए कंप्यूटर तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। इसमें मुझे अगर लगेगा तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे ये शॉर्टकट की होती है ना, जैसे कि कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ये सब की कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो शॉर्टकट की लेकर आएंगे हम कंप्यूटर में। बाकी का आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। रही बात, इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, ये तो आपके लिए टीचर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ याद करने की नहीं है, वो मैं आपको याद करा दूँ। रही बात, कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपको ज़रूर, जैसे कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी स्क्वायर को लेके, या वैसी कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन को लेके लग रहा है, तो मैं आपको वो चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी। बाकी का मुझे अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जो मुझे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पॉलिटी, मैंने आपको बताई थी। पॉलिटी में हम देखेंगे सोर्सेज, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे आपको, जो कि याद करने की चीज़ है। मुझे लगेगा जो चीज़ें याद करने की नहीं है, समझने की, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन जो मुझे लगेगा याद करने की नहीं है, जो सिर्फ आप समझ लीजिएगा, और जो मुझे लग रहा है कि याद करने की, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद करने की, जैसे बैटल हो गए, सन हो गए, वो सारी चीज़ें हम याद कराएंगे।
और इकोनॉमिक्स आप खुद से पढ़ना, क्योंकि इसमें कोई याद करने की चीज़ है नहीं। बाकी का ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद करने की है, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे, किस देश की राजधानी कौन सी है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक में पढ़ लेंगे हम। बाकी को मुझे कुछ लगेगा कि हाँ इसमें याद करने की चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। देखिए स्टैटिक जी के तो पूरा याद करने का ये हम कंप्लीट कराएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। करंट अफेयर्स भी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ा दिया जाए तो वो भी हम पढ़ा देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी याद करने की ट्रिक्स होती हैं, तो ये भी हम कवर करा देंगे। तो ये रहा जीएस की बात। अब रही रीजनिंग की बात। तो ये भाई देखो इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक आध चीज़ ऐसी है जो आपको याद होनी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बाकी का ये सारी चीज़ें क्या है, आपको प्रैक्टिस की है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल आप खुद से देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है। देखिए जो 200 नंबर का ये 100 क्वेश्चन आते हैं हर प्रीलिम्स में, तो ठीक है 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 200 नंबर के। मेन सबका अलग अलग हो जाता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप, एक सेकंड में से क्लियर कर देती हूँ। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सीजीएल की तैयारी करने वाला बंदा जो होता है ग्रेजुएशन लेवल, सीपीओ भी दे सकता है, सीएचएसएल भी दे सकता है और एमटीएस भी दे सकता है, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके हंसते हंसते निकल जाएंगे। इसमें कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसमें ही मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस इंग्लिश, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इनमें, ठीक है। और अगर मेंस में भी देखा जाए तो इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाता है, वो भी मेंस में। रही बात इसमें फिजिकल दे देते हैं, इसमें फिजिकल है नहीं। अगर जिस बच्चे का फिजिकल नहीं है, जो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, उसे लग रहा है कि हाँ मैं एक अच्छी तरह से नौकरी ले सकता हूँ पढ़ लिख के, तो वो फिर सीजीएल की तैयारी करे जो ग्रेजुएशन लेवल का है। बाकी का जो सीपीओ वो बच्चों के लिए है जो अच्छा फिजिकल है उनका, इनकी हाइट वाइट अच्छी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आप लग रहे हैं तो देखने में भी तो अच्छे लगने चाहिए ना। अगर एक गिट्टा सा 5 फुट का अगर एसबीआई ऐसा ही बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए हाइट मेंशन करती है। बाकी का जो 10+2 है इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी जॉब है। 10+2 में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। देखिए पर इसमें क्या, ये ग्रेजुएशन लेवल है, ये आप आफ्टर 12th भी दे सकते हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट, ये भी 10th लेवल का एग्जाम है। ये रहता तो सेम है, एक ही पैटर्न रहता है इनका, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है कि एमटीएस में अलग पैटर्न हो, सेम तरह के पैटर्न आते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें अलग पैटर्न दे रखा होगा, या 10+2 के पैटर्न का है तो वो अलग से दे रखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न आता है, तो वो आप देखिएगा। बाकी का इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखो किसी में मेंस है, इसमें तो आपको सिर्फ एमटीएस में क्या है, सिर्फ प्री निकाल के ही सिलेक्शन मिल जाएगा, इसमें मेंस है ही नहीं। मेंस सिर्फ इनमें ही है, सीजीएल, सीपीओ है, सीएचएसएल। पहले इसमें भी मेंस नहीं था, अब इसमें मेंस कर दिया गया है, लेकिन जो एमटीएस है सिर्फ इसमें प्री से ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हम बस प्री तक ही पहुंच पाएंगे तो आप एमटीएस देख लीजिए, पर इनमें थोड़ा एज का देख लेना। अगर किसी के 20+ है तो वो सीजीएल दे सकता है, सीपीओ दे सकता है, ठीक है। और इन सबको दे सकता है, देने वाले, पर इनको क्या 18+ से पहले नहीं देंगे, ठीक है। इनके लिए 18 होनी चाहिए। और बाकी का मुझे लगता है कि अगर हम आपके लिए क्या करने वाले, मैंने आपको बता ही दिया कि हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सारी की सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचिए, अगर आपको स्टैटिक जीके की ट्रिक्स मिल जाती हैं तो अगर आप फिर उसका बैटल खत्म हो गया ना, आपको स्टैटिक जीके याद हो गया, तो देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको। मैं आपको बता दूं, सबसे मेन जो डिफिकल्ट पार्ट मैं मानती हूँ मेरी नज़र में जो जीएस में है वो स्टैटिक जीके ही है, क्योंकि स्टैटिक जीके क्या है, याद करने का है और याद होता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान के चलो डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, या फिर किसी ने कोई बुक लिखी है, वो चीज़ें काफ़ी माइंड में से भूल जाते हैं, हम उन्हें याद नहीं कर पाते। अगर आप उन्हें स्टैटिक जीके को अच्छे से कर लेते हैं, आपको लग रहा है कि आपने याद कर ली, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना आप कि अगर आपने स्टैटिक जीके कवर कर ली तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मतलब ये है कि मैं आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करा देती हूँ। बाकी का रहा ये पॉलिटी का, तो पॉलिटी में आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे अमेंडमेंट हो गए, सोर्सेज हो गए, पार्ट्स हो गए,
गए, लिस्ट ऑफ पार्ट्स हो गए, और जैसे कि सोर्सेज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये चीज़ें मुझे लगता है कि शायद आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें समझने जैसा मुझे तो नहीं लगता कुछ है। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, तो फिर अगर आपको पता होगा तो आप एग्जाम में मार्क कराएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप तुक्का मार के नहीं आ सकते, क्योंकि ये चीज़ें याद करने की हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो फिर जो चीज़ें समझने की वो हम अदर टीचर से समझ लेना, लेकिन मेरा काम ये रहेगा आपको याद कराने का। बाकी का मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पॉलिटी हमने ले लिया, स्ट्रेटेजी के हमने ले लिया, हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ ऐसे याद करने, देखो हिस्ट्री पढ़ने के भी तरीके होते हैं। हिस्ट्री इस तरह से नहीं पढ़ी जाती है कि मतलब आप स्टार्ट कर दिया, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। मैं उसके कुछ तरीके बताऊँगी आपको हिस्ट्री पढ़ने के। देखिए, सबसे पहले आप एक चार्ट पेपर पर सारी चीज़ें लिख लीजिए, वो भी टाइम से। मतलब आप क्या कर लीजिए, एक मिनट, एक चार्ट बना लीजिए। जैसे कैसे, क्या कर रही हूँ ये, जैसे यहाँ पे ये, यहाँ ये, जैसे एंशिएंट हो गया, ठीक है, मिडाइवल, मॉडर्न, और एक होता है गांधी युग। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, गांधी युग। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक, जैसे कि प्रागैतिहासिक और मध्यकालीन इतिहास और वो नवपाषाण काल, वो सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों के आपको टाइम पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 लाख अरब साल से पहले ये चीज़ें चली है तो लास्ट के अब तक, मतलब करंट अफेयर्स में अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ तक का आपको टाइम से पता होना चाहिए। इस तरह से टाइम पता होना चाहिए, जैसे मिडाइवल में कौन सा युग कहाँ तक आया, तो वो सारी चीज़ें पहले आप अपने एक पेज पर लिख लीजिए कि मिडाइवल का, मॉडर्न का, गांधी युग और एंशिएंट, मतलब पुराने से लेकर अब तक का इतिहास, करंट अफेयर्स जो करंट में अभी चल रहा है रिसेंटली, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई होती है हिस्ट्री की, कि पहले आपको पूरा टाइमिंग पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि मॉडर्न में कौन कौन से क्या क्या हुआ था उनको पहले लिख लीजिए, बैटल्स को लिख लीजिए, और मिडाइवल में किस तरह से लाइन बाय लाइन चला कि कौन सा युग पहले आया, जो राजा महाराजा हैं किस तरह से, अशोक कब आया, बाबर कब आया, अकबर कब आया, ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए उनके टाइम। अगर आप टाइम लिख के पढ़ाई करेंगे तो आपको एक माइंड में एक तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि हाँ इसके बाद हमें ये चीज़ पढ़नी है, इसके बाद हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो जो चीज़ मुझे याद करने की होगी मैं आपको याद करा दूंगी, बाकी का यही रहेगा। अब देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए आप ज़रा थोड़ा, कि ये तो हो गया अब हिस्ट्री की बात। ज्योग्राफी में मुझे लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे रिवर्स हो गई, या फिर मुझे लग रहा है कि कुछ लेक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे लगेगा तो मैं आपको वो बता दूंगी। बाकी का मुझे अब जैसे कि पॉलिटी मैंने आपको बताई दी, हिस्ट्री मैंने आपको बताई दी, करंट अफेयर्स के भी हम ट्रिक्स लेकर आएंगे। देखना पहली बार कोई यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के ट्रिक्स लेकर आएगा, आपको करंट अफेयर्स भी हम ट्रिक्स के साथ करा देंगे। इतनी बड़ी बात हम चैनल पर बोल रहे हैं। रही बात पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें याद करने की है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें याद करने की तो हम उनकी भी ट्रिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। मैं इतना भी दावा करती हूँ आपसे कि अगर मुझे लगेगा कि इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें आपको सिखानी चाहिए तो हम उन चीज़ों को भी लेकर आएंगे। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। रही बात साइंस की, तो साइंस में भी कुछ चीज़ें याद करने की हैं, ठीक है। जैसे कि परमाणु, एटम्स क्या हो, कौन कौन से परमाणु कौन कौन से हो गए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, भूल गई मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी, कोई आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिस तरह से है इसी तरह से हमें याद होने चाहिए कि किस तरह से लाइन बाय लाइन हमें याद है ये परमाणु, और इस तरह से देखेंगे। बाकी का मुझे लगेगा कि कोई चीज़ आपको याद कराने की है वो भी चीज़ हम याद करने की देख लेंगे। और रही बात करंट अफेयर्स भी बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जीएस में। रही बात अब रीजनिंग की, तो कुछ चीज़ें आप रीजनिंग की हम जैसे कि जैसे आपने वो सुना होगा, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड, जैसे ये है, ठीक है। अब ये है तो हमें किस तरह से ये याद होना चाहिए कि अगर अब क्यू हम बोल रहे हैं तो हमें 1 मिनट में 1 सेकंड लगना चाहिए इसको बताने में कि क्यू 17 पे आता है।
हमें 1 सेकंड लगना चाहिए। अब वो हालत हो गई है कि अब हमें सोचना है ही नहीं, हम भाई हम ट्रिक्स पे काम कर ही नहीं सकते। अब हमें बेसिक भी आना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान लीजिए। अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं, देखो मैं आप क्लियर आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे पास भी डाउट्स आते हैं कि मैम हम बता दीजिए हम तैयारी करें कि नहीं करें, कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। देखो आपको आपके तरह आपको खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको जानती हूँ अच्छे से, नहीं, आप जैसे मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता जितना मैं अपने आप को समझती हूँ, ठीक है। मुझे अपनी वीकनेस पॉजिटिवनेस जितनी भी है मुझे ही मालूम है अपनी, ठीक है। तो सबसे मेन काम क्या रहता है कि हमें पता है किस तरह से तैयारी करनी। डूब जाइए पढ़ाई में, मतलब इस तरह से डूब जाइए कि देखिए अब हम ट्रिक्स भी लेकर आ गए आपके लिए। रही बात बेसिक की, वो भी हम कंप्लीट करा दें। अब फिर रहा क्या भाई, बस आपको पढ़ने के बाद बस मोक्स लगाने हैं। बस ये समझ लीजिए कि मोक्स इतने घसीट दीजिए, जितना आप अपने आप को घिसेंगे ना, जितनी कलम घिसेंगे उतनी ज़्यादा आप में एनर्जी आएगी। ये बात याद रख लेना, बस कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही हाई होता चलेगा। मान के चलिए अगर आपका 6 महीने बाद एग्जाम है तो आप आज से ही मोक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखो मोक्स लगाने से मतलब नहीं होता, उसको एनालाइज करने से भी मतलब होता है। अगर आपने 1 घंटे मोक पढ़ा तो फिर दूसरे 1 घंटे मतलब मोक लगाया तो उसके जस्ट 2 घंटे आप एनालिसिस में लगाइए, ठीक है। मैं अभी ये सॉरी मैं वहाँ पे चली गई थोड़ा पॉइंट से ऊपर, मैं अपने उसको छोड़ गई। अब देख लीजिए जैसे मैंने बोला कि क्यू से 17 बनता है तो हमें 1 सेकंड लगा। अब जैसे मैंने बोला आर, अब आर मुझे पता 18 पे आता है, 1 सेकंड लगा मुझे लिखने में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए हम इनकी ट्रिक्स भी लेकर आएंगे, बताएंगे कि किस तरह से ए से जेड तक की गिनती हम याद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम ट्रिक्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये रहा सारा पैटर्न। मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी कि एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो बस लग जाइए और हम भी आपके साथ लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से सारी की क्या करें, मेहनत करें आपके साथ, तो बस हमें सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक जरूर करिए, जरूर करिए। मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करने आए और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ कि शायद मैंने आज से पहले कभी मेहनत ना करी हो। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो बस आज इतना ही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेना चाहती हूँ जो होगी रिजल्ट के ऊपर। बताऊंगी उसमें कि हुआ क्या है एग्जैक्टली और एसएससी ने करा क्या है। तो अब धन्यवाद।